वंदे कृष्णा कृष्णा बोल रे, तेरा क्या लगे है मोल। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा की शान अब पद्मश्री सम्मान। जी हां, जिन्होंने हरियाणा की शान में चार चांद लगाए, हरियाणा की शान में और ज्यादा इजाफा कर दिया, ऐसे चार महानुभावों के बारे में आज आपको इस खास कार्यक्रम में बताएंगे, आपसे रूबरू करवाएंगे। देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम। इस समय हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरिओम जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड के लिए जो है सम्मानित भी जो है किया जाना है। तो परिवार के अंदर भी काफी खुशी का माहौल है और साथ के साथ धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के अंदर भी जो है बड़ी खुशी का माहौल जो है बना है। हमारे साथ जो मौजूद है सर, सबसे पहले तो आपका हरियाणा न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है सर। कैसा लग रहा है पद्मश्री अवार्ड के लिए जो आपको सम्मानित जो है किया जाएगा, कैसा माहौल है? सबसे पहले तो मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और गुजरात के राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत जी और हरियाणा गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए मेरा नाम का चयन किया और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये अवार्ड मुझे इसमें चयन किया गया है। तो सबसे पहले तो सर, आपने पढ़ाई जो है कहाँ से की है, किस तरह का सफ़र जो है आपको इस मुकाम तक पहुँचने तक जो लगे? जी, मेरा जो जन्म है बहुत गरीब परिवार से, समझो आप किसानों के परिवार से था और मेरे माता पिता दोनों ही बिना पढ़े लिखे थे, इलिटरेट थे और उन्होंने एक संघर्ष करके ही हमें सारे परिवार के, हम चार भाई, चारों को पढ़ा करके ऑफिसर्स बनाया उन्होंने और एक संघर्ष भरा लाइफ रहा। उसके बाद जो मेरी शिक्षा हुई वो कृषि स्नातक के तौर पे और एमएससी और पीएचडी सभी CCSHA हिसार से रही और पीएचडी में मैं एक जो बेस्ट रिसर्च का एक गोल्ड मेडल होता है वो भी मुझे प्राप्त हुआ। तो सर, सबसे पहले तो ये बात ये रहेगी कि आपको इस कितनी कठिनाइयों का जो है सामना जो है करना पड़ा और कैसा अनुभव जो आपका जो है रहा है अब तक का सफ़र को लेकर, और क्या कुछ जो है संदेश जो आप युवाओं को और जो किसान भाइयों को आप संदेश जो देना चाहेंगे? जी देखिए, ये जो प्राकृतिक पद्धति से खेती करने का इशू है ये आज की ज़रूरत है, क्योंकि जो हम वर्तमान परिस्थितियों में खेती कर रहे हैं उसमें काफ़ी मात्रा में हमारे रासायनिक इनपुट प्रयोग होते हैं। जैसे अब आप कुरुक्षेत्र में बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो सब्जी ग्रोवर हैं ये रिपोर्ट आ रही है किसानों की कि 5 से 10 बैग यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से गोभी और आलू जैसी फसलों में डाल रहे हैं। तो जब इतना रासायनिक इनपुट्स और यूरिया जैसे खाद को आप जमीन में और सब्जियों में प्रयोग करेंगे तो उसका फिर स्वास्थ्य पर प्रभाव आना एक लाजमी है, जिससे जमीन का स्वास्थ्य और आदमी का स्वास्थ्य, पशुओं का, इवन पौधों का और यहाँ तक कि वातावरण का स्वास्थ्य इससे बिगड़ रहा है हमारा लगातार। तो आप प्राकृतिक कृषि के स्टेट एडवाइज़र भी है हरियाणा सरकार में, तो कैसा रहा सरकार के साथ आपका ये सफ़र? ये सरकार के साथ जो सफ़र रहा मेरा एक जीवन का एक गोल्डन पीरियड रहा है, क्योंकि इसमें एक ऐसा कार्य मुझे सौंपा गया है कि जिसमें एक पूरी मानवता का हित इसमें साधने का कार्य होता है और जो पूरा पृथ्वी का जीवन है, जो पूरा टेरेस्ट्रियल लाइफ जिसको बोलते हैं, जिसमें आप सूक्ष्म जीवाणुओं से लेके, केंचुओं से लेके आदमी, पशु, पौधे और वातावरण और हर तरह का एक स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने का जिम्मा एक आ जाता है इस पद्धति में। और आप यहाँ देखेंगे कि इस पद्धति को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री जी का एक विजन रहा है थ्रू आउट, और उस विजन को साकार करने में आचार्य देवव्रत जी एक अच्छे सत्र पे इस पे कार्य कर रहे हैं और उसी में एक मैं भी इनके साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि गुरुकुल कुरुक्षेत्र में आचार्य जी के मार्गदर्शन में और उनकी प्रेरणा से 180 एकड़ का फार्म है यहाँ पर और उसके पूरे 180 एकड़ के फार्म पर प्राकृतिक पद्धति से खेती की जाती है
और इसमें पूरे फार्म पर कोई भी रासायनिक खाद या रासायनिक दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सर, क्या आपको लगता था कि आपने कभी सोचा था कि मुझे पद्मश्री अवार्ड से जो सम्मानित किया जाएगा, ऐसा कभी आपने अनुमान जो लगाया हो? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। ये साकार हुआ है आचार्य जी की संगत की वजह से। आचार्य जी का साथ मुझे मिला और एक गुरुकुल का वातावरण ही सारा ऐसा एक सच्चा वातावरण है कि वातावरण हमेशा आपको उठाता हुआ। वातावरण अगर इम्प्रूव नहीं है तो आदमी उन्नति नहीं कर सकता है और उसका कोई भी लाइमलाइट में आने क्वेश्चन पैदा नहीं होता है। तो यहाँ एक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि आज समय की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो एक वर्तमान सिस्टम है इसको बदलने की ज़रूरत है। और इसमें जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे धरती है, धरती को जिसको माँ कहा गया है, इसकी जो फर्टिलिटी है, इसकी ताकत है लगातार घटती जा रही है। और पानी का स्रोत जैसे आप देखते हैं कि पानी भी लगातार जो वाटर टेबल है, जहाँ कुरुक्षेत्र बैठे हुए हैं, यहाँ प्रति वर्ष लगभग 4 से 5 फुट प्रति वर्ष पानी नीचे चला जाता है, जबकि यहाँ आप देखते हैं बारिशों की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी जमीन का मुंह बंद हो गया है कि जमीन में सूक्ष्म जीवाणु इसके खत्म हो गए हैं या मर गए हैं या कम हो गए हैं, इनएक्टिव हो गए हैं। तो उसकी वजह से केंचुए वगैरह नहीं रहे हैं। तो जो बारिश तो होती है लेकिन उसकी रिचार्जिंग वाटर टेबल के नहीं हो पाती है, इसलिए जो हमारी वाटर टेबल वो भी नीचे जाती जा रही है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा इशू आने वाले टाइम में, जो किसानों को ही प्रभावित नहीं करेगा बल्कि सारे संपूर्ण जीवन को, धरा के जीवन को प्रभावित करेगा। और उसमें जो गैसें होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मुख्य तौर पर 60% तक योगदान है। लेकिन एग्रीकल्चर में नाइट्रस ऑक्साइड का मुख्य योगदान रहता है। नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन 3 गैसों का योगदान रहता है। प्राकृतिक खेती में क्या होता है कि इन तीनों गैसों का जो एमिशन है, जो उत्सर्जन है, वो मिनिमम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। क्यों हो जाता है कि ये तीनों जो गैस हैं ये 4 पोषक तत्वों से बनती हैं, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये चारों तत्व ही इनको मिलाकर के प्रोटीन बनता है। ये चारों तत्व ही जीवाणुओं और केंचुओं का शरीर बन जाता है, जिसको प्रोटीन मास कहते हैं। तो जब जीवाणु और केंचुए, जब हम खेत में कोई अवशेष डालते हैं, कोई गोबर का खाद डालते हैं, केंचुए खाद डालते हैं, या कोई भी पत्ते या एनिमल वेस्ट या प्लांट वेस्ट डालते हैं, तो उनको गलाने का काम ये सूक्ष्म जीवाणु करते हैं। तो उनको गला करके सूक्ष्म जीवाणु का शरीर बन जाता है, उस खाद का, यानी कि एक तरह से खाद का शरीर बन जाता है उनका। और जो जीवाणु हर 10 से 20 मिनट में पैदा भी होते जाते हैं, मरते भी जाते हैं, डबल भी होते जाते हैं, ट्रिपल भी होते जाते हैं, और वो साथ के साथ मरते भी जाते हैं। और जब मरते हैं तो उनके शरीर में जो खाद भरा हुआ है, जो कार्बन, जैविक कार्बन और नाइट्रोजन का भरपूर स्रोत है, वो जो हम यूरिया डालते हैं ना सभी फसलों में, उनमें उनके अंदर नाइट्रोजन का एक भरपूर स्रोत है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीवाणुओं और केंचुए का जो शरीर है एक तरह से यूरिया के बंडल है। अब ये प्राकृतिक खेती क्या है, और ये सूक्ष्म जीवाणुओं की ही खेती है। हम संक्षेप में कहें कि क्या है प्राकृतिक खेती, ये सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है। हमें सूक्ष्म जीवाणुओं को बढ़ाना है खेत में। जब सूक्ष्म जीवाणु खेत में बढ़ते चले जाएंगे तो लगभग आपकी यूरिया की तो सारी जरूरत ही खत्म हो जाएगी, बाकी दूसरे जो पोषक तत्व उनकी उपलब्धि बढ़ जाएगी और लाभदायक जीवाणु भी बढ़ जाएंगे खेत में, जो हम बाहर से खरीद के डालते हैं। ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास या माइकोराइजा जैसे, मेटाराइजम जैसे, बवेरिया जैसे जो सूक्ष्म जीवाणु है को बाहर से खरीद के हम जैविक खेती में डालते हैं। लेकिन प्राकृतिक खेती में आपको बाहर से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक खेती में आपको मार्केट में जाने की ही जरूरत नहीं है किसान को। इसलिए जो किसान की खुदकुशी और किसान के हालात जो खराब होते जा रहे हैं, उसको सुधारने में प्राकृतिक खेती काम कर सकती है। इसके अतिरिक्त जो हमारी खेती की जो समस्या है, भारतीय एग्रीकल्चर की जो समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है, जैसे सबसे पहले जमीन का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, दूसरा पानी खत्म होता जा रहा है, पानी हमें पीने का भी नहीं मिलने वाला अगला आगे आने वाले टाइम में, और जलवायु परिवर्तन ये भी एक खतरनाक रूप अख्तियार करता जा रहा है। नाइट्रोजन, यूरिया का प्रयोग बढ़ता जा रहा है और सूक्ष्म जीवाणुओं का एक संतुलन है वो बिगड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कीड़े और बीमारियां भी ज्यादा आ रही हैं। फसलों के अलावा मनुष्य के अंदर, पशुओं के अंदर भी बीमारियां बढ़ रही हैं और पूरा वातावरण हमारा खराब हो रहा है। और जब ज्यादा बारिश हो जाती है तो फसल खराब होने लगती है, और जब सूखा पड़ता है तो भी फसल खराब होने लगती है। लेकिन प्राकृतिक खेती इन सभी इश्यूज का इलाज देती है हमें, इन सभी इश्यूज में एक एड्रेस करती है, जमीन के स्वास्थ्य से लेके और वातावरण के सुधारने तक, पानी के इंप्रूवमेंट तक। क्योंकि पानी भी ज्यादा बारिशें होती हैं तो केंचुए आ जाते हैं, सुराख कर देते हैं जमीन में, और वो पानी जमीन पीने लग जाती है, जो अब नहीं पीती है। अब पानी ऊपर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लड आ जाती हैं और जिसकी वजह से हमारी फसलें भी खराब होती है, जनजीवन भी खराब होता है। तो प्राकृतिक खेती में चाहे सूखा पड़ता है तो उसमें मान लो क्रैक भी पड़ जाती है जमीन में, तो जमीन की ताकत बढ़ जाती है, ह्यूमस कंटेंट बढ़ जाता है, तो उसमें पानी की जो एक धारण करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। लंबे टाइम तक जो जमीन है फसल को पानी या मॉइस्चर उपलब्ध करवाती रहती हैं। और जैसे गर्मी बढ़ जाती है फरवरी मार्च में, गेहूं की पैदावार कम होने की संभावना हो जाती है, तो उस अवस्था में भी जो मौसम की विविधताएं हैं,
डाइवर्सिटीज हैं, मौसम की जो इनक्लीमेंट वेदर कंडीशन हैं, इनके खिलाफ लड़ने में भी प्राकृतिक खेती एक बहुत बड़ा शस्त्र सिद्ध हो सकती है। और देश की खाद्य सुरक्षा, एक प्रश्न उठता है कि पैदावार में कमी, प्राकृतिक खेती में पैदावार नहीं घटती है। तो सर आगे की आपकी क्या कुछ योजनाएं हैं प्राकृतिक खेती को लेकर? देखिए, ये एक इंसान की नहीं, एक देश की नहीं, संपूर्ण मानवता की जरूरत है, संपूर्ण धरा के जीवन की जरूरत है। क्योंकि जो जमीन की ताकत है, धरती माता की जो ताकत है, ये इसी तरह से घटती चली गई है, तो हमारा वातावरण में एक असंतुलन पैदा हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में वो किसान जो है इसमें जागृत हो रहे हैं, किसानों को कम से कम इतना पता लगने लग गया है कि हम जहर खा रहे हैं। किसानों में जागृति आने लगी है, उपभोक्ताओं में जागृति आने लगी है, और अब उपभोक्ता भी ऐसे किसान ढूंढने का प्रयत्न करते हैं जो किसान रासायनिक दवाइयाँ या रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते। तो सर आपको बहुत बहुत बधाई हो सर, पद्मश्री अवार्ड से आपको सम्मानित किया जा रहा है। पूरी हरियाणा न्यूज़ की टीम की तरफ से आपको सर बहुत बहुत बधाई हो। ये थे हमारे साथ डॉक्टर हरिओम जी, जो कृषि वैज्ञानिक है, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से जो है सम्मानित जो है किया जाएगा। परिवार के अंदर काफ़ी खुशी का माहौल है और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भी खुशी का माहौल जो है देखने को मिल रहा है। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज़ के लिए। बंदे कृष्णा कृष्णा बोल रे तेरा क्या लगे है मोल। बंदे कृष्णा कृष्णा बोल रे तेरा क्या लगे है मोल। वीरों का गुणगान करा हमें, कायर की कोई गाथा ना, समोल कर जरा के पछताना, बस बातें कहने को रह जाए। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार के लिए घोषणा की गई और पद्म पुरस्कारित जो एक महावीर गुड्डू जींद जिले के हैं, उनके साथ इस वक्त खास बातचीत करेंगे। वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो तमाम जानकारी उनसे लेंगे। सर, किस तरीके की खुशी, किस तरीके का गर्व महसूस हुआ जब आपको पता चला कि आपको पद्मश्री अवार्ड मिलने वाला? सर, आप ये सोच के देखिए कि मैं तो बिल्कुल एक आम परिवार से, गांगोली मेरा गांव है। परिवार ठीक था। हमारे दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे, पंडित कृष्ण जी। मेरे पिताजी किसानी करते थे, जमींदारा, लेकिन वो बहुत अच्छे राइटर थे। लेकिन फिर भी जमींदारे से निकल करके हम तो रेल में, बस में डेली पैसेंजर रह करके अपना संघर्ष शुरू किया। और उस जैसे अदना से व्यक्ति को पद्म श्री पुरस्कार के लिए चयनित किया जाए तो आप स्वयं सोच सकते हैं। उस दिन पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और दिमाग में पद्मश्री घूमता रहा। मुझे 4:30 बजे के लगभग पता लग गया था, किसी अधिकारी का फोन आया वहाँ से, गृह मंत्रालय से, कि जी आपका पद्म पुरस्कार हो गया, आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं आशावान इसलिए था कि पिछले साल मुझे संगीत नाटक अकेडमी का भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो मिल गया था और हरियाणा सरकार ने मेरा नॉमिनेशन किया था। लेकिन 10 एक दिन पहले क्या था कि इंक्वायरियां शुरू हो गई, पुलिस इंक्वायरी, CID इंक्वायरी। तो मुझे लगा कि मैं लाइन में हूँ, अदरवाइज अगर मैं लाइन में नहीं होता तो था कि वो डाल देते पेंडिंग लिस्ट में। तो मैं थोड़ा सा आशावान था। और सर, ये बहुत बड़ा पुरस्कार है, इसको देख के मैं गदगद हूँ। और ये मेरे लिए नहीं, हरियाणा के कलाकारों के लिए भी उन्हीं को समर्पित है और उनके लिए अवार्ड है ये। कभी आपने सोचा था कि आपको पद्मश्री अवार्ड मिलेगा? पहले कभी दिमाग में ऐसा कुछ? सर, दिमाग में सोचा तो नहीं, लेकिन एक टारगेट जरूर था। एक टारगेट जरूर था कि भाई यहाँ तक पहुँचना है। क्योंकि आदमी की वो होता है। मैं जब कॉलेज में गया तो एक नंद किशोर होते थे गवर्नमेंट कॉलेज में, उसमें जो मैगजीन में फोटो थे, मैंने ये था भाई इसकी तरह फोटो छपवाने हैं। वो छपते गए। फिर जब पुरस्कारों का सिलसिला जारी हुआ, हरियाणा सरकार, आप देखिए, मैं 14 अगस्त 1972 को शुरू हो गया था और गीत था मेरा वो वहाँ से शुरुआत है देशभक्ति का। 14 अगस्त 1972 का, यानी आजादी का 25वां साल जब मनाया जाएगा।
हेरे साथ रहनिया संग के साथी, दया मेरे पर फेर दियो, देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो। वहां से शुरुआत हुई। फिर गवर्नमेंट कॉलेज जींद में जब था मैं, यानी 79-80 का सेशन, आपसे कितने लगभग 45 साल हो गए। हम जो ना जोन फर्स्ट आए, फिर इंटर जोनल फर्स्ट आए, और मार्च में जाते जाते हमारा डांस जो ना नेशनल फर्स्ट आ गया। 1985 में इंटरनेशनल तक मेरा पार्टिसिपेशन हुआ, और लगभग 86 से मेरा भारत सरकार से और हरियाणा सरकार से ग्रुप अप्रूव्ड हो गया, रेडियो से गाने लग गए। तो सर इतना लंबा संघर्ष रहा यूथ फेस्टिवलों में, और बड़ा मान सम्मान मिला। और हरियाणा सरकार के सारे पुरस्कार मुझे मिले। पंडित लक्ष्मी चंद राज्य पुरस्कार मिला, हरियाणा कला रत्न पुरस्कार मिला। उसके बाद एक पंडित लक्ष्मीचंद शिक्षा एवं संस्कृति पुरस्कार, जो आज तक एक ही प्रिंसिपल को मिला है, वो मिला। लंदन की हाउस ऑफ लॉर्ड में भारत गौरव मिला, अमेरिका में पुरस्कार मिला, नॉर्वे में मिला, अब ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ गया। और मेरे को अमेरिका में जो ना लॉस एंजलिस हॉलीवुड के अंदर अमेरिकन यूनिवर्सिटी द्वारा पीएचडी मिली। जब ये इतना था जैसे हरियाणा सरकार के पुरस्कार मिले, तो तब ये दिमाग में था भाई ये तो मिल ही गए हैं, और पद्मश्री तक जाने की इच्छा है, और वो भगवान ने मेरी पूरी की। क्योंकि आप चलते रहोगे तो सर डिसिप्लिन में रह करके आप चलोगे तो भगवान आपकी जरूर सहायता करता है। जी, आपने ये धोती कुर्ता ऊपर पगड़ी, और आप हमेशा स्टेज पे इसी में नजर आते हैं, इसी मतलब वेशभूषा में। तो कब से आपने ये डालना शुरू किया, और इसका कोई खास वजह आप इस तरीके से रहते हैं? देखिए, ये हमारा सांस्कृतिक पहनावा है। हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग यही तो पहनते थे। कुछ कंठियां वंठियां हैं, ये मंच पे जरूरी हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने शुरू किया है, हमारे पूर्वज भी जो धन धान्य से संपन्न थे, वो ब्याह शादियों में कंठे पहनते थे, दुल्हे पहनते थे, रंगीन ड्रेसेज पहनते थे। मेन शुरुआत क्या हुई इस ड्रेस की, यूथ फेस्टिवल जैसे, वो तो जैसा नाटक है वो है, उसमें तो वैसी वेशभूषा पहननी पड़ती है। मेरे से पहले लड़के डांस नहीं करते थे। अगर कोई लड़का डांस करता था तो सर कॉलेजेस के अंदर वो दामन पहन के ही करता था। आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने धोती कुर्ता पहन के लड़कियों के साथ मुकाबला शुरुआत किया। और वो गीत, पहला जिस गीत पे मैंने वो नृत्य किया, मनफूल डांगी का गीत है वो, हेर गोरी म्हारे गांव की जब नीर भरण चली, बीजली सी पाटी दती धड़क धड़क खाली, हेर धड़क धड़क खाली, हेर धड़क धड़क खाली। तो इस गीत की शुरुआत की, लोगों ने सराहा, लड़कियों से मुकाबला हुआ, तो एक आइडेंटिफिकेशन बन गई कि महावीर को ढुकून सौ लोग पगड़ी आला। अब फिर सर इसका जो है ना, ये हमारी अपनी वेशभूषा है, और इस वेशभूषा पर हमें गर्व है। सर मैं अभी आपको बताऊं, मैं विदेशों में जहां पर भी गया, मैं ये ड्रेस और जो मेरा एक तारा है जो फूलों से सजा हुआ, चांदी से मंडा हुआ है, उस मेरी ड्रेस को देख करके विदेशी लोग, जहां पर भी सैकड़ों लोग फोटो उतरवाते हैं, वो जो है ना महावीर गुड्डू के साथ नहीं, एक हरियाणा के जो ना एक व्यक्ति के साथ वेशभूषा और एक तारे के साथ उतरवाते हैं। ये हमारी पहचान है। हर स्टेट की अपनी पहचान होती है, ये धोती कुर्ता हमारी पहचान है जी। अगर हर किसी का कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत भी होता है, और कहीं ना कहीं से हम शुरुआत भी करते हैं, वो शुरुआत का दौर और वो प्रेरणा स्रोत कौन आपके रहे हैं और किस तरीके से? देखिए सर, मैंने जैसे आपको बताया, मेरे पिताश्री पंडित श्री चंद वो राइटर थे, वो गाते भी थे बहुत अच्छा, लेकिन वो प्रोफेशनल ढंग से नहीं, क्योंकि उस टाइम जो ना बहुत मान सम्मान था। ये तो अपना इलाका तो जो ना सैनिकों का इलाका रहा है, तो वो प्रोफेशनल गायक नहीं बने। शुरुआत तो वहां से हुई। फिर एक साधु बाबा आते थे गाँव में हमारे, मैं छोटा सा था, अंदर की लो जब लगती है, वो बमलेरी गाते थे, और वो एक तारे पे बूढ़े थे, और एक डफलीवाला उनके साथ होता था। वो गांव में जाते थे, मैं उनको मंगता तो नहीं कह सकता, साधु मंगता नहीं होता, लेकिन उनको मान सम्मान के लिए लोग जो ना वो उनको दक्षिणा देते थे, भिक्षा नहीं, दक्षिणा देते थे। मैं उनके पीछे पीछे रह करके बमलेरी याद किया। फिर जब मैं 9वीं में चला गया, वैसे तो 72 में शुरू हो गया, 75 क्षेत्र में आदरणीय मास्टर सुभाष जी का सानिध्य मिला। उन्होंने बड़े बड़े नाटक हमारे तैयार करवाए। फिर कॉलेज में गए, तो मेरे जो मूल आदर्श है वो गवर्नमेंट कॉलेज जींद है। वैसे तो मूर्खी स्कूल से हो गए, गवर्नमेंट कॉलेज जींद मेरा आदर्श है, वो उसी मंच को ये समर्पित है। डॉक्टर राधेश्याम जैसे व्यक्ति मेरे गुरु रहे, और गवर्नमेंट कॉलेज जींद की मंच की वजह से ही मैं जो ना यूनिवर्सिटी के एडिटोरियम और देश विदेश तक गया। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज जींद का विद्यार्थी नहीं होता तो हो सकता मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच सकता। बड़ा मान सम्मान मिला वहाँ।
जा करके, अनेकों पुरस्कार मिले। और वहाँ अरे सर मैं तो भाग्यशाली हूँ कि एमए तक जाते जाते मैं नमस्कार करता, उससे पहले टीचर्स मेरे को हेलो करने लग गए थे। बड़ा मान सम्मान, क्योंकि एनएसएस में मैंने काम किया, मैं अच्छा स्पोर्ट्समैन भी रहा, और इस कल्चर की कृपा से, और मैंने अनुशासनात्मक जीवन जिया अब तक। जैसे आपने बम लहरी का जिक्र किया, आपने वहां से सीखा, तो ऐसे एक बार दर्शक सुनना चाहते हैं बम लहरी आपसे। हाँ, मैं वो जो ना साधु बाबा आते थे सर, बम लहरी के भी कई रूप हैं जी। एक तो जंगम जोगी आते हैं, शब्द वही है जो चोटी लगा करके ताली बजा करके शुरू करते हैं। एक दूसरा रूप है जोगी लोग सारंगी लेकर के गाते हैं। मैं वो साधु बाबा को आदर्श मान के मैं शुरुआत करता था। और सर मेरे से पहले ये शिव गायन आदरणीय मेरे, वो मंदिरों में, गलियों में, रेडियो पर भी एक जोगी गाते थे। मंच के ऊपर कॉलेजेस में एक तारा लेकर के भगवान का आदेश हुआ, वो आपसे शुरुआत हुई। वो शिव पार्वती विवाह का वर्णन है कि पार्वती मैया जो ना शंकर भगवान से शादी का निवेदन करती है कि मैं शक्ति से पार्वती बनकर, विवाह संबंधित बात है। श्री रामचंद्र शंकर के भजन और हर के भजन करो पार्वती, खोल पलक बम देखो नाथ जी सेवा भजन में कौन खड़ी, बम 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 बम। और बम लहरी हे जी हाथ जोड़ कर बोली गवरजा, ए भोले अंतरिया हमी मेरे, ए भोले शंकर लहरी चरणों की हितासी, पार्वती मैं तेरे संग मेरे बिहार चाहूं, और तेरे संग लूंगी फेरे, बम 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 बम। और बम लहरी इस प्रकार के आपस की वार्ता है। वो ज्यादा लंबी 20-25 मिनट की है, बल्कि जोगी लोग तो शिव गायन पूरी रात करते हैं। तो सर ये जो ना शिव गायन की, और देश विदेश में अनेकों बार 1998 में तो अमेरिका का गया। कई बार जगह कम होती है तो पंडित मांगेराम जी का इसके मिलता जुलता गीत है, उनका पूरा शिव विवाह का वर्णन है। अगर समय कम होता तो मैं वो भी गा देता हूँ। तो शिव की कृपा सर जी। और अनेकों देशभक्ति के गीत हैं। और सर मेरी जो ना मैंने विद्वानों के जो हमारे आदर्श पुरुष हैं, धन्ना भगत की मैंने जीवन गाथा गाई, सर छोटराम की गाई, देवलाल जी की गाई, रणबीर सिंह की गाई, पंडित चिरंजीव लाल जी की गाई, और माननीय देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जो जयराम आश्रम उनकी गाई। और सर मेरा जो ना राइट टू एजुकेशन के गीत बड़े प्रसिद्ध हुए थे, सरकार ने करवाए थे, वो बड़ा प्रसिद्ध हुआ मेरे। वो 6 महीने आपके चैनल पे हरियाणा न्यूज पे चले वो गीत। वो था एक तो बच्चे की तरफ, शिक्षा का अधिकार मिला से इसका फायदा उठा लो रे, बेटा बेटी बेटा बेटी बेटा बेटी करो पढ़ाई, जीवन सफल बना लो रे भाई बेटा बेटी। ये था। फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने मेरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मेरी जो ना वो एक सीडी, उसमें बड़ा अच्छा वो हरियाणा की बेटी कहते, मैं हरियाणा की बेटी सू, नाकर्मा की हेठी सू, समझदार घनी बेटी सू, मेरी आगे बढ़ती जाऊंगी, हरियाणा की बेटी सू, बेटी बचाओ के। और सर उसमें जो ना निवेदन भ्रूण हत्या के खिलाफ वो बड़ा प्रसिद्ध रहा एक गीत मेरा, तेरी कोख जन्म लेने दे रही पुकार मेरी माता, गर्भ बीच मेरी मत मरवावे कर उपकार मेरी माता। नशाबंदी के खिलाफ भी रहे मेरे गीत, अरे मूर्ख हो जा नशे ते दूर, फिर पाछे पछतावेगा, फिर पछतावेगा, वक्त तेरे हाथ न आवेगा, अरे मूर्ख हो जा नशे ते दूर। ये सर नेट पे भी पड़े, वहां से भी आप उठा सकते हैं, क्योंकि कई दिन से लगातार लगे ना, प्रॉपर गा नहीं पा रहा भाई, मेरे शब्दों को आप महत्व देना। और सर बड़ी कृपा रही। और एक कारण रहा सर यहाँ तक आने का, शिक्षा। मैं बेटियों से बेटों से मैं ये निवेदन करता हूँ, वो पुराना जमाना था, लक्ष्मीबाई तलवार लेके आती थी घोड़े पे, अपना काम कर देती थी और मार काट होती थी। लेकिन आज की लक्ष्मीबाई को तलवार नहीं, आज की लक्ष्मीबाई को माउस लेना पड़ेगा, इंटरनेट का काम करना पड़ेगा, क्योंकि गरीबी से छुटकारा दिलवाने का शिक्षा 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 और सिर्फ शिक्षा एक रास्ता है। अगर मैं शिक्षा के उसमें नहीं आता और मैं लेक्चरर नहीं लगता तो हो सकता है ये मौका मुझे नहीं मिलता।
आपने शिक्षा की बात की, तो शिक्षा कहाँ तक आपने की है, और जीवन की अगर बात करें, जीवन यात्रा जो वो कहाँ से शुरू हो गई, फैमिली में कौन कौन आपके, उसके बारे में बताइए। मैंने पिताजी का तो पता, हम तो जमींदार घर से निकल के गए। मैंने सर मोरखी गांव से 8वीं तक में गांगोली पढ़ा, मोरखी 10वीं की, और एमए तक मैंने जो ना एमए हिंदी अपने गवर्नमेंट कॉलेज जींद से की। फिर बीएड एमएड मैंने उससे अपना रोहतक यूनिवर्सिटी से की। बीलीव जो है मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की। और मैं क्योंकि अपना जीन तो है ना वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में था, तो मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से सारी एजुकेशन ली। और फिर सर मैं इन एक्टिविटीज़ की वजह से बिना सिफारिश लेक्चर लगा, उन दिनों में सिफारिश का ज़माना था, बिल्कुल मेरिट 1 पे लगा मैं। और इस क्योंकि मैं शिक्षा विभाग में आ गया और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल गई, और यूथ फेस्टिवल्स में भी शिक्षित जगत से मैं जाता रहा, क्योंकि विधिवत हरियाणा में जो ना वो बहुत कम जगह हैं जहाँ पर सही इसकी शिक्षा दी जाती है संगीत की, वो कॉलेजों का प्लेटफार्म है। तो मैं लेक्चरर लगा था सर। उसके बाद बहुत जो ना वो मिला मान सम्मान। मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ, मैं जो एक लोक तरंग फेस्टिवल होता था, ऑल इंडिया फोक डांस फेस्टिवल, रिपब्लिक डे पे 24 तारीख को राष्ट्रपति महोदय होते थे, मैं पीछे था। प्रतिभा पाटिल जी सभी कलाकारों को सम्मानित करने आई थी। एक मिस्टर जो एनसी गोयल होते थे, हरियाणा में बैरा कहते, राजस्थान के तो उन्होंने कहा, उन्होंने नहीं दिखा ग्रुप फोटो में, कह रहे वो महावीर कुटू हरियाणा वाले प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं। मैं कहा सर पीछे, नहीं प्रिंसिपल साहब आप कलाकार नहीं, आप कलाकार के साथ आप प्रिंसिपल भी हैं या मैडम के साथ आप। तो सर शिक्षा का इसके साथ साथ बहुत फर्क पड़ता है। जो अनपढ़ कलाकार हैं वो हमारे से बहुत अच्छे, लेकिन उनको सही प्रॉपर रास्ता ना मिलने की वजह से उनको, जिनको मेरे से पहले पद्म श्री मिलना चाहिए था, वो बेचारे नहीं ले सके। मैं शिक्षा में रहा और मुझे साथ साथ बदलाव आता रहा कि आजकल लोग क्या चाहते हैं, उस सिस्टम से जो है ना शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से हरियाणा सरकार का शिक्षा और संस्कृति का मुझे अवार्ड मिला है। और जो पीएचडी मुझे जो वहाँ मिली ना अमेरिका में, वो भी मेरी शिक्षा और संस्कृति की सेवाओं के लिए मिली है। तो दोनों का तालमेल बैठ करके बड़ी कृपा रही सर। हर कोई किसी का फैमिली सपोर्टिव होता है, यार दोस्त होता है। अगर परिवार की बात करें तो ऐसे में कौन आपका सपोर्टिव था इसको लेकर कि कौन आपकी इतनी सपोर्ट करता था कि आप इसमें आगे बढ़े? मेरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया। और उसके बाद सर जब आदमी गृहस्थी जीवन में आ जाता है तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन मेरी वाइफ स्वर्गीय है, वो 7 साल पहले उनके जो ना वो ब्रह्मलीन हो गए हैं। उन्होंने आमतौर से घरों में झगड़ा रहता है ना, उन्होंने मेरे को कभी डिस्टर्ब नहीं किया, कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया उन्होंने कि भाई आप वहाँ नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे। जब अगर मैं सुबह 3 बजे घर से मुझे जाना होता था तो वो सुबह ही कहती कि 2 रोटी गर्म खा जाओ, आगे पता नहीं क्या मिलेगा। और मैं रात को कितना ही लेट आता, उस भली औरत ने कभी नाक चढ़ा के बात नहीं की। उसको पता था कि थक आ रहा है। मैं कहता था भाई खाना बना के रख दो, कि भाई खाना बना के रख दो, कहती नहीं गर्म। चलो बहुत कोऑपरेट किया। वो भी एक अच्छी संगीत की प्राध्यापिका थी, लेकिन वो इसमें प्रोफेशनल नहीं बनी। यह एक बहुत अच्छा स्कूल है सरस्वती, उसमें थी। और सर परिवार की उसकी इतनी सपोर्ट मिली कि उसने बच्चे संभाले। एक बेटी मेरी इंग्लिश की पीएचडी करने लगी, एक बॉटनी की पीएचडी करने लगी, बेटा एमएससी बॉटनी में है। तो उसकी बहुत सपोर्ट मिली और उसी की कृपा से। देखिए पिताजी माता पिता जन्म देने के नहीं कर्म के साथी, और सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं माती। तो जो ना सतगुरुओं का मेरे को जो ना वो साथ मिला, परिवार की सपोर्ट मिली, और उस भली औरत की मेरे को इतनी सपोर्ट मिली कि वो जो आज स्वर्ग में है, वैसे मेरे गुरुओं को उनको तो समर्पित है ही है। अगर वो नहीं होती मेरे जीवन में तो हो सकता मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। जब आपको पद्म श्री मिला, कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे फिर उनको आप, जैसे उन्होंने आपने जिक्र किया? सर देखो वो तो ये तो अब घर की बात है सर। जो जीवन साथी है, बच्चे दिखते हैं तो वो तो फिर हर जगह मिस होता है। मैं हर रोज नहीं जाती थी, लेकिन विशेष मौके पे मेरे को पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार जब मिला, मैं उनको साथ ले गया। गवर्नर हाशू मेरे साथ थे। अब वो होते तो मेरे से ज्यादा हो सकता, उनको खुशी होती। अगर चुनौतियों की बात करें, हर जीवन में चुनौतियां भी आती हैं, तो ऐसे में आपको आपके इस सफर में कहीं ना कहीं चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा क्या? कुछ जवानी नाम है बलिदान का, कुर्बान करने का, चुनौती संकटों को दे दुखों को मान करने का। संकट आए सर,
अरे पुरुष है, इसको जो पुरुष कहते हैं, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। अगर चुनौती से आदमी घबरा जाएगा तो कैसे सफर तय होगा? ऐसा कौन सा रास्ता जहाँ चुनौती नहीं है? जमींदारे में हर जगह हथियार, जितने भी हथियार है सारे शरीर की तरफ आते हैं, गंडासी है, कसी है, दांती, सब आते हैं। तो हर जीवन में जो ना चुनौतियां हैं, और जो चुनौती स्वीकार करके वो जो वो था ना, जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी बैठी, और मैं बावरी डूबन रही किनारे बैठी। अगर किनारे बैठते से मोती नहीं मिलते, जो कूदेगा उसी को मोती मिलेंगे। खूब चुनौतियां आई, खूब लोगों ने टांग खींची, लेकिन हमने परवाह नहीं की कभी। एक माफी चाहता हूँ, एक इसको घमंड भरा शेर मत सोचना। मेरी 4 लाइनें हैं कि जब जब तेरी होगी तरक्की, जब जब तेरी होगी तरक्की, तेरे अपने ओट अड़ाओगे। ओट अड़ाना समझते हो ना, पे चलते पहिया के। जब जब तेरी होगी तरक्की, तेरे अपने ओट अड़ाओगे, तेरी टांग पकड़ के खींचेंगे, जब हाथ मंडेरे जाओगे, पर तो कदे रुकिए ना, खाम का कदे किस आगे झुके ना। जब तेरा आगे पीछे वही हालेंगे गुड्डू, जब तेरे पो 12 हो जाओगे। तो सर अपने आप लड़ाई लड़नी पड़ती है। जब कामयाबी हो जाती है तो तभी लोग वाह करते हैं। अभी पद्मश्री के लिए चयनित आप हो गए हैं, तो ऐसे में किस तरह की लोगों की जो विशेष है, लोग किस तरीके से आपको दे रहे हैं? किसी खास बड़े नेता ने भी आपको फोन वगैरह किया, क्या कुछ नहीं? सर उसी दिन रात को माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया, उसी दिन डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का फोन आया। वो तो एक तरह से मेरे फैमिली मेंबर हैं, और सीएम साहब की कृपा से तो ये मिला ही है। और सर मैडम सुनीता दुग्गल माननीय एमपी साहिबा का फोन आया, पंडित विनोद शर्मा का फोन आया, जो पूर्व जो ना सेंटर के मंत्री हैं, और उसके साथ साथ कृष्ण पवार जी का फोन आया, ओपी धनखड़ जी का फोन आया, और अपने जयप्रकाश दलाल जो कृषि मंत्री उनका फोन आया, और सर उनके साथ साथ इष्ट मित्रों के। सर मैं लकी ये रहा कि मेरे जो ना दर्शकों और भाइयों ने यूनिवर्सिटीज में बहुत साथ दिया, बहुत क्लिपिंग की। और ये जब सारा, इससे पहले जैसे मैंने बताया ना कि और पुरस्कार भी बहुत मिले, और उन पुरस्कारों को मिला करके ये जो ना जैसे मंदिर बनता जाता और आखिर में जो ना मूर्ति स्थापना जैसे श्री राम जी की हुई कल, ये जो ना ये फिर एक और इसमें एक बड़ी उसमें जुड़ गया। पद्मश्री में आप चयनित हो गए हैं और भी बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं। आगे की अगर बात करूं तो लक्ष्य, आगे कुछ विशेष लक्ष्य आप? देखिए सर, लक्ष्य ये है कि लोग मेरे को कल एक चैनल वाला भाई पूछ रहा था कि इलेक्शन लड़ने का मूड है। मन का लड़ लूंगा, लेकिन एक शर्त होगी, एमएलए बनूं, मंत्री बनूं, मुख्यमंत्री बनूं। भाई अगर मैं विधानसभा में जाऊंगा तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा, भाई पहले मेरा बमलेरी सुनोगे, उसके बाद संसद चलेगी। तो फिर मेरा यही रूट है जो ना, जब यहाँ तक जिस रूट से हम पहुंचे हैं, अगर उसको छोड़ देंगे तो दिशा भटक जाएंगे। मैं तो यही चाहता हूं कि जो मैंने सेवा की है संस्कृति की, जो मेरे थोड़ा बहुत है, वो अगली मेरे साथ खत्म ना हो, अगली पीढ़ी जो ना उसको आगे बढ़ाए, मेरी ये तमन्ना है। गायकी में आप भी रहे, अपने प्रिंसिपल के ओहदे पे भी आप रहे हैं, ऐसे में क्या अंदर जुनून होता है किसी के इस चीज को लेके, अपने आप में कुछ अलग? जब तक जुनून नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। जुनून तो करना पड़ेगा, और लोग आलोचना भी करते हैं, मैंने परवाह नहीं की। मैं मेरे स्कूल में जहाँ प्रिंसिपल था, कोई भी मेन फंक्शन होता, मैं धोती कुर्ता पहन करके और मैं वहाँ गीत सुनाता था। लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस मुकाम पर हैं उस मुकाम पर अगर अच्छी बात करेंगे तो आपकी गरिमा खत्म हो जाएगी। ओछापन हमने कभी नहीं किया। अगर बात करें युवाओं की, आज युवाओं को किस ओर जाना चाहिए, और युवाओं को खासकर जो आपके जैसे बनना चाहते हैं, महावीर गुड्डू बनना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? सर महावीर गुड्डू बनने के लिए फिर वही महावीर गुड्डू जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, और जो ना दिखावा की बजाय मूल बात के ऊपर रहना पड़ेगा। सर आजकल के जो हमारे युवा हैं वो एक दिन में स्टार बनना चाहते हैं, और एक के कोई गीत हिट हो जाओ तो जो ना 2 दिन बाद उनको देखो कि फॉर्चूनर लेकर रखते हैं, तो बाउंसर रखते हैं। तो सर वो नहीं, बाउंसर थोड़ा गाएंगे। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी आए, मेरा गीत रखवाया और बिल्कुल उनके साथ में रखवाया, जबकि प्रोटोकॉल के अनुसार डी से बाहर होना चाहिए था। तो मुख्यमंत्री जी से जब कहा कि हमें सुरक्षा की लड़ी से यहाँ नहीं हो सकता, उसने कहा अरे मेरे भाई इसने तो एक तारा ले रखा है जो वहाँ ड्यूटी, तेने तो बिल्कुल मॉडर्न गन ले रखी है। अगर तेरे ऊपर भी तो विश्वास किया है, और अगर
इस महावीर गुड्डू जैसे कलाकार के कितारे से हमें सुरक्षा की दिक्कत होगी तो कैसे बात बनेगी। तो सर एक विश्वास पैदा करना पड़ेगा एक कि भाई आगे वाले को कि ये महावीर गुड्डू आया है, कलाकार आया है तो ये देश हित में है, ये देशद्रोही नहीं है। और जो आजकल गाएं मॉडर्न बहुत जरूरी है क्योंकि बदलता जमाना है, लोक संस्कृति हुई है जिसको लोग पसंद करें, बहुत अच्छी बात है। नए गीत भी गाओ, कोई दिक्कत नहीं। नए इंस्ट्रूमेंट पहले सर घर में बेंजू के होते थे, अब मैं मेरे साथ इलेक्ट्रिक बेंजू भी रखता हूँ, कभी कभी ऑर्गन भी रखता हूँ और निगाड़े के साथ साथ मैं पैड भी रखता हूँ। लेकिन उनको मैंने ये कह रखा है बजाओ को आप कोई इंस्ट्रूमेंट लेकिन फोक ट्यून बजेंगी क्योंकि बजे तो वो वही गाना जो बजाने वाला बजाएगा। आप उसी ऑर्गन के ऊपर आप वेस्टर्न बजाइए, अमेरिकन गीत बजाइए, वो बजेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ आप ऑर्गन बजाओ, कुछ भी बजाओ, लेकिन मूल बजेगा। जब तक सर जड़ें मजबूत रहेंगी आप मजबूत हैं। देखते हैं आप आंधी में हवा के झोंके आते हैं ना, खूब आते हैं, पेड़ क्यों नहीं गिरता? क्योंकि उसकी अपनी जड़ें मजबूत हैं। तो नए युवाओं से मेरी ये निवेदन है, आप गाएं, नए प्रयोग करें, अच्छी बात है, खूब करें, लेकिन आपकी जड़ें संस्कृति में जब तक नहीं होंगी तो तब तक आप लंबा नहीं चल सकते। आखिर में एक महावीर गुड्डू जी का गाना सुनना चाहेंगे दर्शक, कोई विशेष गाना, कोई एक और गाना आप सुना। देखिए सर अभी बहुत मेरा एक गीत वायरल हुआ अभी धन्ना भगत के भी के, उससे पहले एक राजा नाहर सिंह की गाथा मेरी। मैं पीछे ऑस्ट्रेलिया में गया, वहाँ पर भी वैसे ही क्योंकि 28, 29, 30 अप्रैल को था। 29 अप्रैल को कलाकारों के मान सम्मान के लिए सभी लोग 250-300 लोगों का ये लिए क्रूज बुक कर रखा था, समुद्री जहाज। तो सेवा सिंह रेडू अपने शाहपुर गांव जी से ही वो उसने आयोजन करवा था हरियाणा सरकार के साथ मिलके। तब उस क्रूज में मेरा वो गीत था, राजा नाहर सिंह की वीर गाथा है, जिनको 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह को फांसी तोड़ा था। ज़्यादा लंबा तो मैं कैसे सुनाऊंगा, नेट पे भी पड़े आप, राइट्स भी कोई दिक्कत नहीं, वो मैंने किसी को राइट्स नहीं दे रखे, आप उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। सन 1858 की जी हो, सन 1858 की हम 9 जनवरी भुलाना, चांदनी चौक कोतवाली में फांसी को लिया गले लगाए, कायर मरे खाक में छिड़के, रण में वीर अमर हो जाएं, वीरों का गुणगान करा हम, कायर की कोई गाथा ना, समोल कर जर के पछताना, बस बातें कहने को रह जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो जो ना शहीदों को और काम करने वाले को ही लोग नमन करते हैं, और जो फिर गद्दार हो जाता है उसके लिए कोई जगह नहीं होती। पद्म श्री से में चयनित महावीर गुड्डू जींद जिले से इस वक्त हमारे साथ थे, तमाम जानकारी उन्होंने हमें दी। और आपको बता दें कि जो इन्होंने कहा कि युवाओं को इस ओर जाने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है और शिक्षा के क्षेत्र में जाने की जरूरत है इस वक्त, और पद्म श्री को लेकर वो बहुत ज्यादा खुश नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट हरदीप के साथ है प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज। बंदे कृष्णा कृष्णा बोल रे तेरा क्या लगे है मोल, बंदे कृष्णा कृष्णा बोल रे तेरा क्या लगे है मोल। वीरों का गुणगान करा हम, कायर की कोई गाथा ना, समोल कर जर के पछताना, बस बातें कहने को रह जाए। मेरा नॉमिनेशन प्राइवेट लोगों ने, सिटीजन्स ने किया था, जिसमें मल्टीपल नॉमिनेशन हुए थे, एक से ज़्यादा नॉमिनेशन हुए थे। और मैं इससे प्रभावित यूँ हुआ था कि प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं, कोई कृषि का सम्मेलन संगोष्ठी होती है, उसमें मधुमक्खी पालन पे वो बात ज़रूर करते हैं और किसानों को प्रोत्साहित करते हैं। और मेरा ये विषय रहा है मधुमक्खी पालन पे शोध करना और उसको फैलाना, एक्सपेंड करना देश में। तो मैंने ये उससे उत्साहित होके मैंने सोचा मैं भी इसके लिए, क्योंकि मैंने बड़े सुनियोजित ढंग से रिसर्च की थी यूरोपियन मधुमक्खी पे, हिंदुस्तान के हॉट मतलब गर्म और शुष्क वातावरण में।
तो वो एक HAU की, हरियाणा की और मेरी पर्सनल भी मैं समझता हूँ एक सक्सेस स्टोरी, सफल कहानी है, जिसको देश के लिए फ़ायदेमंद हो सकती थी। और मेरे को अगर गवर्नमेंट एनकरेज करती है, अवार्ड देती है, तो मैं सोचता हूँ कि बी कीपर को भी प्रोत्साहन मिलेगा, मधुमक्खी पालक को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ये सोच के मैंने इसके ऊपर मेरा नॉमिनेशन किया। कुछ लोगों ने किया जो मुझे भी जानते थे, उन्होंने मुझे बताया कि हमने आपका नॉमिनेशन भेजा है। ये था कहानी असल में। और इससे गवर्नमेंट ने इस सब्जेक्ट को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद इस पे बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, तो मुझे लगता है कि जो डिसीजन मेकिंग जो कमेटी थी उसने इसका संज्ञान लिया होगा कि ये बी कीपिंग बहुत अच्छा फील्ड है, मधुमक्खी पालना अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें किसी को प्रोत्साहन दिया जाए। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ने ये सोच के मेरे को प्रोत्साहित किया है। ये पद्म अवार्ड है ना, जो इनाम है गवर्नमेंट के, ये बहुत ही ऊंचे दर्जे के हैं और बहुत हाई ज़्यादा कैलिबर वाले लोगों को दिए जाते हैं। तो हर कोई इसको लेना चाहता है, लेकिन उसकी एक शर्त तो ये होती है भाई उसने अपने भी किसी भी सब्जेक्ट में जो काम कर रहा है वो बहुत हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए। मैं बताया बड़ी सुनियोजित ढंग से रिसर्च की थी, शोध किए थे मधुमक्खी पालन पे। मैं सोचता था कि ये काम मतलब जब बी कीपर के काम आ गया तो मेरे काम को गवर्नमेंट सराहे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ये तमन्ना थी कि मुझे मिलना चाहिए, गवर्नमेंट ने दे दिया। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ स्पेशली इसके लिए कि मैं उनके उसमें सब्जेक्ट में, पसंद के सब्जेक्ट में इस बार पद्मश्री लूँगा। 1980 के करीब हिंदुस्तान में 1978-80 इसके टाइम में एक बड़ी घटना हुई कि जो भारतीय मधुमक्खी पाली जाती थी, कोई 20,000 के करीब मधुमक्खी पालक थे। उस मधुमक्खी में एक वायरल डिजीज आ गई जिसके कारण 99% के करीब मधुमक्खियाँ ख़त्म हो गई। और मैं 1975 से बीज के ऊपर ये मक्खियों पे काम कर रहा था, मधुमक्खियों से रिलेटेड जो एनिमल थे उन पे। तो मेरा एक स्टेट गवर्नमेंट ने 1977-78 में एक प्रोजेक्ट दे दिया HAU को मधुमक्खियों पे काम करने के लिए। मेरी उसमें अपॉइंटमेंट हो गई। उसके जो ऑब्जेक्टिव थे ना मधुमक्खी पालन के थे, मैंने उन ऑब्जेक्टिव को देखते हुए उस पर काम करना शुरू किया। और मैंने देखा कि या किसी पे एफर्ट किसी ने पहले किए क्या, तो देखा मैंने 1964 में भारत में यूरोपियन मधुमक्खी लेके आए थे। वो हिमाचल में उन्होंने उसको रखा, फिर वहाँ कुछ उन्होंने मल्टीप्लाई किया, फिर वो पंजाब में लेके आए। पंजाब में 1970 के करीब लेके आए, फिर उसको उन्होंने किसानों तक फैलाने की कोशिश की। उस प्रैक्टिस में 1968 में हरियाणा में भी किया गया एक प्रयोग जो फेल हो गया। 1975 में फिर किया गया एक प्रयोग PAU ने किया, वो भी फेल हो गया। लेकिन 1977 में 1979 में मैंने सोचा मैं तो इस पर काम करके ही रहूँगा। तो पहले मैंने स्टेट का हमारी का सर्वे किया, मैंने देखा यहाँ बी कीपिंग हो सकती है क्या। मैंने पाया कि ये तो बड़ा ही अच्छा एरिया है। जो हमारा स्टेट है हरियाणा, इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है और 2 भागों में तो विंटर में मधुमक्खी पालन किया जा सकता है और नॉर्थ का भाग है उसमें समर में बी कीपिंग किया जा सकता है। इसी को लेके मैंने इसको पब्लिश भी किया इंडियन बी जर्नल में, और मैंने 1982 में मधुमक्खी हरियाणा को दिखाई। इससे पहले मधुमक्खी पालन नहीं होता था हरियाणा में, ना कोई शहद पैदा होता था। इसके बाद 1982 में हमने ट्रेनिंग शुरू की। ये सबसे पहले यमुनानगर में शुरू की, 50 के करीब फार्मर वहाँ पर इसमें आए, और फिर हर साल करनाल, फिर जींद, फिर हिसार में हमने शुरू की, और इसको हमने कंटिन्यू रखा सालों तक। इसमें जो फार्मर लेते थे ट्रेनिंग, उसको स्टेट गवर्नमेंट से हमने लाइसेंस किया। स्टेट गवर्नमेंट इस पर 50% सब्सिडी देती थी, हम इसमें ट्रेनिंग देते थे और फॉलोअप करते थे। फॉलोअप एक्शन मेरा था इसमें। तो जो फार्मर करते थे उनमें सैटरडे संडे को जैसे मेरी छुट्टी होती थी, मैं उनके घरों में जाता था, उनके फार्मों पे उनके बक्सों को देखता था। उनमें से कुछ फेल हो गए, कुछ सफल भी हुए, और ये सफलता हमारे लिए बड़ी मतलब एनकरेजमेंट थी मेरे लिए पर्टिकुलरली। इसमें साथ साथ में मैंने शोध कार्य भी किया। मैंने यूरोपियन मधुमक्खी की हरियाणा कंडीशन में जीवन लीला स्टडी की, उसके जो दुश्मन थे उनकी स्टडी की, और उनका निदान को भी मतलब मैंने स्टडी किया, और इसके बेस पे मैंने उसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बनाई। ये भी प्रैक्टिसेस मैंने इंडियन बी जर्नल में पब्लिश कर दी। ये मुझे लगता है फिर फार्मर्स ने और बी कीपर ने ना के बी के साइंटिस्ट थे जो, उन्होंने पढ़ी, फिर और भागों में इसको लागू किया होगा लगता है, क्योंकि साइंटिस्ट तो ऐसा ही करते हैं।
और जो बी कीपिंग ट्रेनिंग की हमारे कुछ बी कीपर ने भी ट्रेनिंग शुरू कर दी। इसमें यूपी के सहारनपुर एरिया के लोग कुछ आए, कुछ बिहार के भी आए, उन्होंने भी ट्रेनिंग लेके आगे वहाँ करनी शुरू कर दी। वो ऐसी इससे यूपी में फैली, इसका फैलाव हुआ, फिर बिहार में फैला हुआ, उड़ीसा में हुआ, उधर बंगाल तक पहुँच गया, फिर ये धीरे धीरे इसे सारे एरिया में फैल गई। फिर क्या हुआ कि रेडियो पे, टीवी पे हमने, और साइंटिफिक राइटिंग में, पॉपुलर राइटिंग में बहुत सारे आर्टिकल भी लिखे, मैंने भी लिखे, मेरे कुलीग ने भी लिखे। उससे लोगों को प्रोत्साहन मिला। बी कीपिंग में सडनली बहुत ज़्यादा आए लोग। उनके आने के बाद क्या हुआ, 2005 में हरियाणा के सीएम थे चौटाला साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि भाई हरियाणा में हम 8000 किलो शहद पैदा कर रहे हैं। ये मेरे लिए बड़े गर्व का विषय था, क्योंकि जहाँ एक किलो भी पैदा नहीं होता था, वहाँ 8000 किलो होने लग गया, और ये यूरोपियन मधुमक्खी का शहद था। तो उसके बाद 2014 में फिर एक गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आई कि इंडिया में 1 लाख कॉलोनी है इस टाइम। 2020 में 2 लाख आई, 2023 तक वो मतलब 3 लाख कॉलोनी होगी। उस टाइम भी मधुमक्खी पालक कोई 200-400, मुश्किल से 200-400 थे, 200 ही मुश्किल से होंगे। अब 2 लाख बी कीपर हैं। इस टाइम हिंदुस्तान में 1 लाख मेट्रिक टन हनी पैदा होता है, बहुत सारा उसमें एक्सपोर्ट होता है। इसमें बहुत सारे लोग इसमें बिजनेस में लग गए, मधुमक्खी पालन में लग गए, हनी एक्सपोर्ट में लगे हैं। और मधुमक्खी से जो इक्विपमेंट बनते हैं ना, जो सामान बनता है, उसके काम भी लोगों ने ले लिए। तो एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई देश में इस टाइम ये। तो और फिर 2014 में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, तो इनका भी मतलब खास इंटरेस्ट रहा बी कीपिंग, मधुमक्खी में। जहाँ भी जाते मधुमक्खी पालन की बात करते। तो मुझे लगा कि क्योंकि एक तो इसका फैलाव इतना बढ़िया हो गया था, और मेरा इसमें अच्छा रोल रहा सारे में, मेरी रिसर्च भी काम आई लोगों को। तो मैंने सोचा भी इसमें मैंने भी किसी अवार्ड के लिए ट्राई करना चाहिए। तब मैंने इसमें नॉमिनेशन किया, तो मेरा गवर्नमेंट ने उसको मान लिया और मुझे सम्मानित करने की गवर्नमेंट ने सोची है। ये यूरोपीय मधुमक्खी है, यूरोप से इटालियन कहलाती है। इसका ये वैसे एक ठंडे क्लाइमेट की मधुमक्खी थी। गर्मी में इसका जीवन चलना मुश्किल था। हमारा प्रयास यही था कि ये गर्मी में अडेप्ट करे और यहाँ पर ये जीवित रहे। वो ये जब अडेप्ट कर गई, रहने लगी, तो इसमें फिर बी कीपर ने शुरू में तो, क्योंकि मैंने बताया 500 रुपये का बक्सा आता था, और 500 रुपये की 5 फ्रेम की कॉलोनी आती थी, जिसको हम मधुमक्खियों परिवार कहते हैं। उस पर स्टेट गवर्नमेंट 50% सब्सिडी देती थी, तो फार्मर को बड़ा कम खर्चा पकड़ना पड़ता था। अब वैसे तो क्योंकि सारे प्रोडक्ट इंडिया में ही बनते हैं, इसकी जो बी कीपिंग इक्विपमेंट कहते हैं हम, लेकिन उनका खर्चा तो अब बढ़ गया, क्योंकि टाइम भी, महंगाई साथ साथ में सब कुछ बढ़ी है। अब 5000 के करीब खर्चा आता है एक बक्से पे को, उनके जो हम एक परिवार लेके आएंगे। तो इस खर्चे से शुरू करते हैं हम। इनिशियली कहते हैं कोई फार्मर को कि जो बी कीपिंग में करना चाहते हैं वो 10 से कम करे, 25 तक अगर रखता है तो बहुत बढ़िया उसका रहेगा। एक बक्से से अगर वो स्टेशनरी बी कीपिंग करता है तो उसको कम से कम 10 किलो शहद मिलना चाहिए, और अगर वो उसका माइग्रेशन करता है तो 30 किलो से ऊपर मिलना चाहिए शहद एक बक्से में, है ना। शहद का भाव अब इस टाइम 100-150 के बीच में रहता है। ये गवर्नमेंट ने थोड़ा सोचना चाहिए कि इसका भाव कंट्रोल करे और थोड़ा सा उनको बेनिफिट दे, चाहे स्पोर्ट प्राइस दे दे थोड़ी बहुत। ये है बी कीपर को। वैसे बी कीपर फायदे में रहते हैं, थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन ये इनकम देने वाला, आमदनी देने वाला धंधा है। ये तो राष्ट्रपति जी की घोषणा है, और वो इसका वो फंक्शन करते हैं साल में एक बार, जिसमें सारे जो पद्मश्री अवार्डी है, पद्म अवार्डी हैं, उनको एक फंक्शन में दिया जाता है। तो ये गवर्नमेंट इनवाइट करेगी पहले, तो फिर वो जब फंक्शन अरेंज होगा उसी में ये हमें नवाजेंगे। नर सेवा नारायण सेवा है, और यह जीवन का आदर्श वाक्य अगर किसी ने बनाया है तो वह है सिरसा के भाई गुरविंदर सिंह।
भाई कन्हैया आश्रम के संचालक बेघर निराश्रितों की सेवा में समर्पित भाई गुरविंदर की सेवा को आज पद्मश्री मिला है। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई इस सूची में सिरसा के भाई गुरविंदर सिंह का भी नाम शामिल है। आज हमारे साथ गुरविंदर सिंह जी हैं, उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से यह सेवा का संकल्प उन्होंने लिया और यह सेवा किस प्रकार से आगे बढ़ती हुई आज परोपकार की पगडंडियों पर आगे बढ़ते हुए भाई गुरविंदर सिंह पद्मश्री तक पहुंचे हैं। उनसे जानते हैं कि जीवन यात्रा किस तरह की रही और कैसे प्रेरणा मिली। गुरविंदर जी, स्वागत है हरियाणा न्यूज में आपका। सबसे पहले आपको बधाई। स्वागत है हरियाणा न्यूज का भाई कन्हैया आश्रम में, और बहुत बहुत धन्यवाद बधाई के लिए भी जी। एक बड़ी परोपकार की बातें सभी और सुनाई देती हैं। हर आदमी परोपकार की, नर सेवा नारायण सेवा की बात जरूर करता है, लेकिन आपने उसे धरातल पर उतार कर दिखाया और पूरा जीवन समर्पित कर दिया। यह यात्रा अगर भाई गुरविंदर सिंह जी की बात करें तो कहां से शुरू हुई? 7 जून 1997 को मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं एलनाबाद से सिरसा आ रहा था, स्कूटर पे आ रहा था और ट्रक के साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ और काफ़ी चोटें थी, टांग, बाजू, स्पाइनल कॉर्ड, और मेरे को लुधियाना डीएमसी में रेफ़र किया गया। डीएमसी में लुधियाना में एक एनजीओ है दूध सेवा समिति के नाम से, वो सारे वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है बहुत बड़ा, उसमें वो दूध, दातुन और ब्रेड हर मरीज़ को सुबह शाम इसकी वो वहाँ पर सेवा करता है। तो वो मैं 4 महीने लगभग वहाँ रहा। तो वहाँ एक परमात्मा ने नया रास्ता दिखाया भी, जो सेवा है ज़रूरतमंद की है वो सेवा है, उसके अलावा जो हम रूटीन में करते हैं वो सेवा है, लेकिन ज़रूरतमंद की सेवा बड़ी सेवा है। तो वहीं से प्रेरणा मिली और उसके बाद 5-6 साल लगभग अलग अलग अस्पतालों में, जयपुर में, बीकानेर में ट्रीटमेंट के लिए जाता रहा। लेकिन लगभग 2003 के आसपास आके ना जी, वो डॉक्टरों ने ये डिक्लेयर किया भी व्हील चेयर पे ही बाकी की ज़िंदगी रहेगी। तो 1 दिसंबर 2004 की बात है। डबवाली रोड पर मेरी दुकान थी, वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी सड़क के ऊपर शाम को पड़ा हुआ था, लेकिन उसको कोई देख नहीं रहा था। तो मेरे अड़ोसी पड़ोसी, मेरे पास एक स्कूटर है वो जिसके साइड कार लगी होती है, मैं उस स्कूटर पे वहाँ पर पहुँचा तो वो मेरे को कहने लगे भी ये आदमी बेचारा सुबह से पड़ा हुआ है, तो ये रात को ठंड में हो सकता है ये मर जाए। तो मैंने कहा जी बताओ क्या करें। तो वो कहने लगे किसी तरीके आप इसको सिविल हॉस्पिटल पहुँचा दें। तो उसको उन्होंने उठाया, मेरे स्कूटर की साइड कार में डाल दिया और उसको लेके मैं और 1-2 साथी साथ सिविल हॉस्पिटल चले गए। सिविल हॉस्पिटल में जैसे ही उसको ठंड से थोड़ी आराम मिला तो उसने हमारी तरफ देखा, शीशा लगा हुआ था बीच में, लेकिन उसकी आंखों से आंसू थे और उसका जो थैंक्स था वो उसकी आंखों में था। उसने अंदर तक एक शब्द नहीं मेरे पास भी, जो उसने वो देखा मेरी तरफ, और मेरे को वो पुरानी बात फिर से याद आ गई मेरी लुधियाना डीएमसी में जो सेवा चलती थी। और अगले दिन ही मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया, जो ऋषिपाल जिंदल है, रंजीव गर्ग, गुरमीत सिंह जी, उनको मैंने यही कहा भी ऐसे ऐसे करके मेरे मन में है भी एक ऐसी सेवा शुरू करें। तो 1 जनवरी 2005 को सिविल हॉस्पिटल में सिर्फ 200 ग्राम दूध पर पेशेंट को देने से इस संस्था की सेवा की शुरुआत हुई। तो भाई कन्हैया का भी आपने आदर्श उनको चुना और भाई कन्हैया के नाम से ही पहले दुग्ध सेवा, फिर एम्बुलेंस सेवा और उसके बाद निराश्रितों की सेवा, बेसहारा की सेवा। तो अब कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आश्रम में उनको आप सेवाएं दे रहे हैं? आश्रम में अब तक 800 के करीब बहन भाई बुजुर्ग बच्चे आ चुके हैं, जिनमें से लगभग 370 के करीब ठीक होकर अपने घरों को चले गए, और इस वक्त जो रह रहे हैं वो 428 के करीब है जी, और उनकी सेवा संभाल यहाँ पर हो रही है। इसके अलावा 2008 से एम्बुलेंस सर्विस है। एम्बुलेंस सर्विस में जो भी सड़क हादसा है, कोई इमरजेंसी है, डिलीवरी केस है, वो टोटली फ्री है। तो उसमें 4500 सड़क हादसों पर इसकी शुरुआत हुई है, सेवा हो चुकी है, और 6500 के करीब डिलीवरी केस पे हो चुकी है, और हज़ारों जो मरीज़ हैं जिनको नॉमिनल चार्ज पे दूसरे शहरों में भी शिफ्ट किया जा चुका है।
अगर बात करें तो बिना संसाधन के समाज सेवा भी नहीं हो सकती। तो संसाधनों का किस तरह से मानते हैं, कितना लोगों का सहयोग रहता है, कितना शासन का सहयोग रहता है, और आप लोगों से क्या अपील करते हैं? सभी का सहयोग रहता है जी। सबसे ज़्यादा तो मैं प्रशासन का भी सदा सहयोग रहा है, और शहर के जो दानवीर या सेवा वाले लोग हैं उन सब का भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट पे पूरा विश्वास है। और जब भी कोई नई सेवा शुरू करते हैं तो सभी दिल खोल के मतलब हर तरह से सहयोग करते हैं। जैसे कि अभी आप भाई कन्हैया शिक्षा संस्थान है, लगभग उस पर 7 करोड़ रुपया लगा है जी, और लगभग वो 6 महीने में हो गया। और उसमें 200 बच्चे हैं जो निःशुल्क शिक्षा ले रहे हैं, और आप देखेंगे एक अच्छे प्राइवेट स्कूल के लेवल का वो स्कूल है। उनका चयन उन बच्चों का किस प्रकार से किया जाता है? उन बच्चों का जिन बच्चों के परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, उन्हीं बच्चों को लिया जाता है उसमें। और उनको जब एक बार एडमिशन हो गया उसके बाद 1 रुपया भी उनका नहीं लगेगा। स्कूल में वर्दी, पेन, पेंसिल सब कुछ स्कूल की तरफ से है। तो क्या मानते हैं आप, जैसे लाखों लोग हैं जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, उनके अंदर जज्बा भी होता है, लेकिन कई बार संसाधनों के अभाव में वो रह जाते हैं। आप उन जैसे लोगों को आज एक प्रेरणा पथ उनके लिए बने हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो ये कहूँगा भी शुरुआत करो बस, और लगे रहो। ज़रूरी तो नहीं भी जितनी हो सके, किसी एक बुजुर्ग के साथ 10 मिनट टाइम बताना वो भी तो सेवा है। मैं एक दिन सिविल हॉस्पिटल गया, वहाँ से मेरे को 10 आदमियों ने पूछा अल्ट्रासाउंड किधर है, ये डॉक्टर कहाँ बैठता है जी, दवाई कहाँ मिलेगी। अगर आपके पास टाइम है सेवा के लिए, पैसे नहीं है, सिविल हॉस्पिटल में चले जाओ। लोगों को ये बता दो कि डिस्पेंसरी उस तरफ है, अल्ट्रासाउंड उस तरफ है। क्यों जी? बस किसी को भूले भटके किसी को रास्ता बताना, ये भी तो सेवा है ना जी। और बाकी तो परमात्मा के हाथ में है, जिस तरफ वो ले जाए। लेकिन मैं कहता हूँ शुरुआत करो और लगे रहो। और भारत सरकार का और हरियाणा सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, और सिरसा शहर के जितने भी समाज सेवी हैं या राजनीतिज्ञ हैं, मैं एक बात की मेरे को बड़ी खुशी है भी, जब ये पद्मश्री होता है तो कई लोगों से इंक्वायरी होती है, प्रशासन से, पॉलिटिशियनों से, और मान है भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट, सभी ने पॉजिटिव रिपोर्ट किया उसमें। चाहे वो हमारी एमपी हो, चाहे वो हमारे एमएलए हो, चाहे हमारा प्रशासन हो, और सभी ने। तो आगे भी इस प्रकार की जो सेवा आज अवार्ड के रूप में पद्मश्री मिला है आपको, आगे किस प्रकार, क्योंकि आपका जीवन जो रहा है वो किसी अवार्ड का मोहताज नहीं रहा। ये देखने में आपने निस्वार्थ भाव से सेवा की, इतने साल हो गए आपको, निरंतर आप सेवा में डटे रहे, तो आगे अवार्ड मिलने के बाद एक खुशी बढ़ जाती है। और क्या और आप आगे किस प्रकार से और क्या योजनाएं जिनको धरातल पर उतारना चाहते हैं? मैं तो कहूँगा भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। जैसे कोई कंपनी ISI हो जाए ना जी, और उसमें कोई दिक्कत आ जाए उसके किसी पार्ट्स में, वो ज़्यादा नुकसानदेह है। अब अवार्ड है तो इसी सेवा में कोई भी किसी तरह की कमी है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उसमें और ज़्यादा बेहतर किया जाए। और आगे की है अभी एजुकेशन में, हेल्थ में, मेरा तो ये मानना है भी कोई सड़क पे ना रहे, कोई बच्चा अनपढ़ ना रहे, और कोई रोगी इलाज के बिना ना मरे। अगर हम सिरसा में और आसपास के इलाके में जितने भी ये कर सकें, यही उस परमात्मा की सच्ची सेवा है, और यही मैं तो धर्म मानता हूँ। एम्बुलेंस सेवा चल रही है, बेआसराओं को सहारा देने का काम भाई गुरविंदर कर रहे हैं। बाल गोपाल जो स्कूल है, शिक्षण संस्थान है आपका, उसके माध्यम से सेवा चल रही है। कोई और ऐसा सपना जो अभी भी बाकी है, अभी भी अधूरा है, वो जन सहयोग से अब और ज्यादा आपको उसको पूरा करने की एक मन में इच्छा शक्ति हो? बहुत से लोग ना जी आज भी मेरे पास आते हैं इलाज के लिए, मन में है भी एक ऐसा हॉस्पिटल हो, अच्छा हो, जिसमें ज़रूरतमंद का, गरीब का इलाज हो सके। और स्कूल में भी बहुत कुछ है, एजुकेशन में मतलब आगे ITI हो। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, हर बच्चा हमारा BA कर रहा है,
और उसको पता ही नहीं है भी +2 के बाद करना क्या है। बहुत से ऐसी छोटी छोटी लाइन में है जिसमें वो अच्छा रोजगार कर सकता है, उसको गाइड करने वाला कोई नहीं है। हमारे स्कूल को और आगे +2 तक लेके जाना है। आगे उसमें कोई ITI है, कोई उसमें कॉलेज है, B.Ed कॉलेज है, बहुत सी सेवाएं हैं उसके अंदर। एक अलग सा सवाल है कि जो निराश्रित आप भाई कन्हैया आश्रम में रखते हैं, उनका केस जो है वो स्पेशल होता है, दिव्यांगजन होते हैं, उनके लिए विशेष रूप से चाहिए स्टाफ भी। तो इस प्रकार की दिक्कतें भी आपके जीवन में रही होंगी, तो आप क्या अपील करते हैं लोगों से? इन लोगों की सेवा के लिए भी कोई ऐसे कोई क्वालिफिकेशन वाले कोर्स ऐसे शुरू होने चाहिए बेहतरीन सेवा? हाँ, अब अपने यहाँ ना JCD में अभी शुरू हुआ है, स्पेशल बच्चों की B.Ed शुरू हुई है, तो इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आना चाहिए। और मेन बात फंड्स है जी। अगर वो बच्चा पढ़ लिख के वहाँ पर B.Ed कर लेता है, तो अब भाई कन्हैया जैसी संस्थाओं के पास भी इतना फंड हो भी उसको जीवन यापन के लिए एक अच्छी सैलरी दी जा सके, तो ये भी ज़रूरी है जी, दोनों चीज़ें। एक बार फिर आपको गुरविंदर जी बधाई बहुत बहुत, और आपके दीर्घायु होने की और स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं। और हमेशा ये चाहेंगे कि हालांकि सेवा जो है वो किसी अवार्ड की मोहताज नहीं होती, लेकिन एक अवार्ड मिल जाने से रिकग्निशन मिलता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है दूसरों को भी। आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल जी, हमें सभी को अपना धर्म, किसी का भी धर्म जाति बिना देखे हम सब एक परमात्मा की इंसान बच्चे हैं, उसी की सारी सृष्टि है। और हमें कुदरत की आपस में भाईचारा बना के रखना चाहिए। सभी का सेवा का जो है बिना देखे भी ये कौन है कौन नहीं। भाई कन्हैया जी के रास्ते पे चलते हुए जिन्होंने दुश्मन को भी पानी पिलाया। भाई कन्हैया जी के रास्ते पर चलते हुए आज भाई गुरविंदर को एक तरह से अवार्ड मिला है पद्मश्री का। देखिए, ये सीधी बात है कि कोई भी सेवा है वो अवार्ड की मोहताज नहीं होती। और हालांकि गुरविंदर सिंह जी कह रहे हैं कि पद्मश्री मिलने से उनकी जिम्मेवारी बढ़ गई है, समाज के प्रति जिम्मेवारी बढ़ी है और उन निराश्रित लोगों के प्रति जिम्मेवारी बढ़ी है। और निश्चित रूप से वे आगे भी इसी प्रकार के अपने सेवा के जो प्रकल्प हैं उन्हें और बढ़ाएंगे। हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा के 4 लोगों को पद्मश्री अवार्ड देने का ऐलान हुआ है। उनमें समाज सेवा के क्षेत्र में भाई गुरविंदर हैं, 2 लोग हैं वो साइंस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और एक कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में इस बार जो है हरियाणा के लोगों ने भी पद्मश्री प्राप्त करके हरियाणा का गौरव बढ़ाया है। सिरसा में भाई गुरविंदर सिंह को अवार्ड मिलने से खुशी का माहौल है और सिरसा का भी नाम रोशन हुआ है। कैमरामैन विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज। और चलिए, हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। बंदे कृष्णा कृष्णा बोल रे तेरा क्या लगे है मोल।